देखिए, अप्लाइड मैथ फर्स्ट में हमारा पिछला चैप्टर अवकलन के सरल अनुप्रयोग खत्म हो गया है और अब हम आगे बढ़ेंगे और अवकलन के और कुछ यूज हैं। डिफरेंशिएशन से हम कुछ और चीजें भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। और इस चैप्टर में ये जो स्पर्श रेखा और अभिलंब है, चैप्टर नंबर 20 जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए ये माना जाएगा कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ठीक ठाक कुछ नॉलेज है। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे सिलेबस में नहीं है। वो आपने जो 10th वाले बच्चे आए हो सकता है उन्होंने 10th में उस तरह के फॉर्मूले पढ़े हों या भूल गए हों या याद हों, वो उससे अब मैं ज्यादा इसमें नहीं दिमाग लगाऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा इतना हिंट दिए दे रहा हूँ कि आपका काम यहाँ पे इस चैप्टर में चल जाए, आपको यहाँ पर चीजें जो है वो मुश्किल ना नजर आए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा रहा हूँ और कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ और उसी से धीरे धीरे मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा। तो आज की क्लास जो है वो ज्यादातर कंसेप्ट्स को डिवोटेड है और एक बार अगर आप कंसेप्ट में पक्के हो जाएंगे तो फिर आप फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे और सब चीजें समझने लगेंगे आप लोग। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी क्या होता है कि याद करने की ज्यादा टेंडेंसी होती है। फॉर्मूले रटे और क्वेश्चन में अप्लाई किया, तो जब उसमें से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो समझ ही में नहीं आता है कि किस तरह से करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो कंसेप्ट्स आप स्ट्रॉन्ग करिए थोड़ा सा, हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो। और उसके बाद देखिए आप क्वेश्चंस जो हैं वो तरह तरह के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम जो अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं वो पहला कंसेप्ट जो है आज का जो है वो कंसेप्ट्स ही हैं, कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए कंसेप्ट्स में सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कहता है, वैसे तो और डीप में है कि मतलब आप को निर्देशांक पद्धति वगैरह जाने कि एक्स वाई क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं, उन सब में नहीं जा रहे हैं। हम सबसे पहली चीज आ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है यानी कि सरल रेखा है, तो उस सरल रेखा की प्रवणता क्या होती है। प्रवणता प्रवणता यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है ना। अब ये फिजिक्स वाला जो ग्रेडियंट है, थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाइए आप। फिजिक्स वाले ग्रेडियंट की अभी मैं बात नहीं कर रहा, हालांकि वो भी इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल सब रिलेटेड है एक दूसरे से, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो प्रवणता होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन की जो प्रवणता होती है उसको निकालने का सीधा सच्चा मेथड ये होता है कि जैसे मान लिया सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है आपका, और आपके पास सपोज करिए ये लाइन है कोई, ये हमारी लाइन दे दी और कहा जा रहा है कि इसकी प्रवणता। तो प्रवणता एक्चुअली हिंदी में जो मीनिंग होता है इसका ढाल से होता है। ठीक है ना, ढाल से सीधा सीधा मीनिंग लगा सकते हैं आप। अगर मैं आपके पास ये लाइन दे दूं और एक ये लाइन दे दूं, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2, और मैं कहता हूं किसकी ढाल ज्यादा है, तो आप देखोगे ढाल यानी कि यहाँ पर ग्रेडियंट का मतलब, प्रवणता का मतलब स्लोप से है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देखूं कि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप जो है किसकी ज्यादा है, तो आप इसकी ज्यादा बताओगे और इसकी स्लोप कम बताओगे। क्यों? क्योंकि ढाल देखिए, आपको अगर चढ़ना पड़े तो कहाँ दिक्कत होगी, तो दिक्कत आपको यहाँ होगी। यहाँ पर स्लोप ज्यादा है यानी कि ढाल ज्यादा है, और यहाँ पर स्लोप कम है यानी कि ढाल कम है। तो स्लोप का मतलब, प्रवणता का मतलब वही है जो डेली लाइफ में ढाल का मतलब होता है। अब ये डिफाइन कैसे करी जाती है, ये तो इसकी एक तरह से समझ लीजिए कि क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गई कि क्या होता है। अब कितना होता है, तो कितना के लिए ये बताया जाता है कि आप जो है वो लाइन जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन दी है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है, इस एंगल का आप अगर tan थीटा ले लें, ठीक है ना, तो ये इस एंगल का अगर आप tan थीटा ले लेते हैं तो वो आपका स्लोप बन जाता है और इसको m इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये हमारे पास सरल रेखा की प्रवणता होती है। आप इसे ध्यान रखें, कोई भी लाइन हो अगर आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप tan थीटा इसका मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई, ये डेफिनेशन हो गई ज्योमेट्री वाली। ज्योमेट्री मतलब इन द सेंस कि आप प्रोटेक्टर रख करके एंगल नापिए और फिर tan लीजिए, टेबल में देखिए, ये सब करिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है निर्देशांक ज्यामिति। मतलब हम ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से सॉल्व कर देंगे। जो ये सिंपल प्रॉब्लम्स है इनको हम ज्योमेट्री के मतलब कोऑर्डिनेट के हेल्प से सॉल्व कर देंगे और हमें ज्योमेट्री में नहीं जाना पड़ेगा। हमें ना तो प्रोटेक्टर उठाने की जरूरत है, ना हमें स्केल उठाने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे कैलकुलेशन से आ जाएंगी वो सारी चीजें। तो अब हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन की प्रवणता। एक तो केस हो गया, केस फर्स्ट, जब एंगल दिया हो प्लस एक्स अक्ष से कोण दिया हो। तो कोण अगर दिया है
तो आप उस केस में जो है इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं स्लोप, ठीक है ना। अब एक केस सेकंड है, एक स्लोप तब भी निकल सकती है जब आपके पास जो है वो इस लाइन पे 2 पॉइंट्स दिए हों, तब भी स्लोप निकाली जा सकती है। कैसे निकालते हैं देखिए मैं बताता हूं। जब लाइन पर 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड कॉमा x2 y2 ये दिए हों, तो ऐसे ऐसे टाइम पे स्लोप कैसे निकलेगी, थोड़ा सा मेरे साथ दिमाग लगाइए। ये tan थीटा आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। अब आप देखिए इस लाइन को थोड़ा सा मैं और झुका देता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, तब डायग्राम अच्छा बनता है। अब आप इस पे देखिए, आपके पास 2 पॉइंट हो गए। एक तो आपके पास ए हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट हो गया जाकर के b जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, ए से देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके x अक्ष के पैरेलल लाइन खींच दूं और b से y अक्ष के पैरेलल लाइन खींच दूं, ठीक है ना, तो आप ये देखिए इनको अगर मैं यहाँ तक भी मिला दूं जा करके, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे मिला दूं आकर के, तो आप देखिए क्या क्या इनके मीनिंग निकलते हैं। तो इनके मीनिंग जो निकलेंगे आप देखिए, ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस जो है वो आपकी x2 है, ये इसके मतलब है। यानी कि बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आपकी x2 माइनस x1 हो जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए, ये डिस्टेंस y1 है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट y1 है, ऐसे इसका कोऑर्डिनेट y2 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस y2 है, इसका मतलब ये जो बीच की डिस्टेंस है y2 माइनस y1 हो जाएगी। और देखिए सिमेट्री से यही वाली डिस्टेंस ये y2 माइनस y1 यहाँ पे आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कोऑर्डिनेट्स देने से ये हुआ कि मेरे पास ए बी से मिलाने पे और इसके लाइनें जब खींचते हैं तो ये जो एक ट्राइंगल तैयार होता है ए बी, और इसका नाम अगर सी दे दें आप, तो हम इन ट्राइंगल ए बी सी और हम कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को ये 90 भी पता है, ये एंगल 90 है, और साथ ही साथ दो लाइनों की वैल्यू भी, दो साइड्स की वैल्यू भी पता लग गई है। तो देखिए अब अगर मान लिया सपोज थीटा यहाँ पे है, ये थीटा यहाँ पे है, आपको थीटा दिया था तो आप tan थीटा m इक्वल टू निकाल सकते थे। अब आप देखिए पैरेलल पैरेलल ट्रांसवर्सल, ये थीटा यहाँ जंप कर जाएगा, और हम इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर देखें तो क्या मैं tan थीटा यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। tan थीटा यहाँ से निकाल दीजिए, देखिए कैसे निकलेगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारे पास जो है वो ये स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला आ जाता है कि m tan थीटा इससे भी निकल सकता है। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू, डायरेक्ट अब मैं लिख दूंगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका मतलब अगर मेरे पास जो है वो 2 पॉइंट्स दिए हैं तो आपको सीधे y कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन ऊपर करना है और नीचे x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन करना है, आपको जो है वो स्लोप तुरंत मिल जाएगी। माइनस माइनस ऊपर से कॉमन ले लीजिए, कट जाएंगे, तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक में से, अगर पहले में से दूसरा किया तो फिर x भी पहले में से दूसरा होगा और y भी पहले में से दूसरा होगा। अगर दूसरे में से पहला करना है तो y भी दूसरे में से पहला सब्ट्रैक्ट करोगे, x भी दूसरे में से पहला सब्ट्रैक्ट करोगे। तो हमारे पास स्लोप निकालने के 2 तरीके आ गए। अब अगर एंगल दिया है तो इस तरह, और अगर पॉइंट्स दिए हैं तो इस तरह से। विक्रम विक्रम देखो, फाइनली तुम इतना याद रखो कि अगर तुम्हें किसी लाइन का एक्स अक्ष से एंगल मालूम है थीटा, तो स्लोप tan थीटा निकल जाएगी। अगर थीटा नहीं मालूम है और लाइन के ऊपर 2 कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो m इज इक्वल टू सीधे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लें, उससे भी जो है वो हमारे पास स्लोप निकल जाती है। एज कोऑर्डिनेट्स देने से क्या होता है कि x1 y1 दे दिया तो x1 y1 ये डिस्टेंसेस पता है, x2 y2 इसके दे दिया तो इसका मतलब ये लंबी लंबी x2 और y2 डिस्टेंस पता लग गई। तो एक तरह से जब आप 2 पॉइंट्स दिए हैं तो इन दोनों पॉइंट से अगर एक ट्राइंगल बनाओगे यहाँ पे, तो आपको इसमें x2 में से x1 घटाया तो ये डिस्टेंस पता लग गई, y2 में से y1 घटाया तो ये डिस्टेंस पता लग गई, ये दोनों डिस्टेंस पता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा ये वही जूम जंप कर जाएगा ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस मच अपॉन दिस मच, वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो यानी कि tan थीटा जो निकाल नहीं पा रहे थे हम, वो जो प्रोटेक्टर से नापना था, प्रोटेक्टर से नापने की जरूरत नहीं है, आप बस ये लेंथ मेजर करो और एंगल tan थीटा सीधे निकल आएगा। तो स्लोप निकालने के 2 मेथड है, या तो आप एंगल वाइज निकाल लो, और नहीं एंगल दिया है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से भी निकाल सकते हो। ये चीज है मतलब। देखिए दूसरा जो कंसेप्ट हम ले रहे हैं, अगर आपके पास 2 लाइंस हैं, ठीक है ना, और उनके स्लोप दिए हुए हैं, 2 लाइन से और उनके स्लोप गिवन है, एक का m1 है और एक का m2 है,
तो दोनों के बीच कोण कितना होगा, दोनों के बीच कोण कितना होगा, ये एक फॉर्मूला इसका आपको ध्यान रखना है। मान लिया सपोज करिए मेरे पास एक लाइन ये है, ठीक है ना, एक लाइन सपोज ये है, ये m1 है, ये m2 है इसकी स्लोप, और आपको इनके बीच का एंगल निकालना है। तो इनके बीच का एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है हमें स्पर्शरेखा और अभिलंब पढ़ना है, जिसका रिलेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, फॉर्मूले उसके भी लगेंगे यहाँ पे आकर के। तो इसलिए अभी डिफरेंशिएशन कहाँ है, वो तो गायब है। अभी डिफरेंशिएशन कैसे आएगा पिक्चर में, वो तो मैं भी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप यह ध्यान रखिए, आप छोटे क्लास में पढ़ा भी होगा कि अगर दो लाइनें दी हैं और उनकी स्लोप्स m1 m2 हैं, तो उन लाइनों के बीच का एंगल जो है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। अब देखिए इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केस में पहला एंगल ले रहे हैं हम, यदि रेखाएं समांतर हैं, यदि रेखाएं समांतर हैं, यानी कि लाइंस जो है वो आपकी पैरेलल है। तो देखिए पैरेलल है तो उस केस में क्या होगा, लाइनें जैसे ऐसे पैरेलल हो जाएंगी, तो पैरेलल लाइंस के बीच में कितना होगा, थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो आप रख दीजिए इसमें, तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। इसका मतलब अगर रेखाएं समांतर हैं तो उनकी स्लोप जो है वो स्लोप्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। ये एक पहला स्पेशल केस हो गया, आपको ये चीज ध्यान भी रखनी है हमेशा। और दूसरी बात है, अगर मान लिया सपोज करिए रेखाएं परपेंडिकुलर हो जाएं। सेकंड पे केस ले लेते हैं, यदि रेखाएं लंबवत हैं, मतलब रेखाएं जो है वो परपेंडिकुलर हैं, लाइंस हमारी परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में क्या होगा, थीटा देखिए अब लाइनें कैसी हो गई, एक लाइन आपकी अगर ऐसी है तो दूसरी लाइन ऐसी हो गई, बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ऐसे केस में देखिए आपका थीटा 90 हो जाएगा, इसका मतलब tan 90, फॉर्मूला लगा दीजिए, tan 90 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 90 आप इनफाइनाइट पुट कर देंगे अपॉन m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो देखिए अब ये इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया जाकर के आपका कि आपका नीचे वाला पार्ट जो है वो जीरो होगा। इम्प्लाइज दैट, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये नहीं आ पाएगा, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे और इसे यहाँ पे ले आता हूँ। ये चीज आपकी सॉल्व होकर के आ जाएगी 1 प्लस m1 m2 डिवाइड इक्वल टू 0, यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला आपका आ जाता है कि जब आपकी लाइंस परपेंडिकुलर हों तो सीधे m1 m2 दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, और जब रेखाएं आपकी पैरेलल हों, समांतर हों, तो उनकी स्लोप्स जो है वो बराबर होती है। देखिए तीसरा कंसेप्ट जो है हमारा वो आता है कि अगर आपके पास सपोज करिए एक लाइन है और उसकी स्लोप दी हुई है और उसके ऊपर एक पॉइंट दिया है x1 y1, और आपसे कहा जाए इस लाइन की इक्वेशन निकालो, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है हमें, और आपको स्लोप उसका दिया है एंड ए पॉइंट इज गिवन। तो ऐसे केस में लाइन की इक्वेशन जो होती है उसकी फॉर्मूला याद रखना है आपको, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये इसका फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब है देखिए ये x और y ये आपके जो है वो तो इक्वेशन के हिस्से हैं, इनको तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इक्वेशन आपकी समथिंग x और y में आनी है। आपको पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट के x कोऑर्डिनेट पुट कर देना है, यहाँ पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर देना है, और यहाँ पे लाइन की जो है वो स्लोप डाल देनी है, आपके पास उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। मतलब कहने का ये है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अगर आपको स्लोप और मान लिया सपोज करो एक पॉइंट दिया है, तो उस केस में जो है वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लिया सपोज करिए इक्वेशन ऑफ लाइन अगर स्लोप नहीं दी है, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, मतलब कहने का ये है कि आपको 2 पॉइंट दे दिया और स्लोप नहीं दी। तो देखिए हमने अभी बताया था पहले कि अगर आपको 2 पॉइंट दे दें हम x1 y1, तो फिर क्या है, फिर तो आप जो है वो ये x1 y1 मान लो और उसको x2 y2 कर दो, ठीक है ना। तो ऐसे केस में अगर आपको a और b 2 पॉइंट दे दिए हमने, तो स्लोप तो ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो ऐसी केस में आपको स्लोप देने की जरूरत भी नहीं है, m इज इक्वल टू तुरंत हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1
ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इससे तो हम m निकाल लेंगे और फिर हम इसी फॉर्मूले पे आ जाएंगे, इसी को यूज कर लेंगे। y माइनस कोई एक पॉइंट यूज कर लीजिए, अब तो आपके पास 2 पॉइंट है, चाहे आप इसे यूज कर लें चाहे इसे। चलिए मैं पहला वाला यूज कर लूं, तो y माइनस वाई वन अब यूज कर लेंगे हम, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। और इसमें देखिए ये अगर हम स्लोप की वैल्यू डाल दें तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला रहता है। अब देखिए कंसेप्ट केवल एक है, आपने उसको सिचुएशन में m को लाके यहाँ से ये पुट कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। अब आप चाहो तो 2 फॉर्मूले अलग अलग याद करो, चाहो तो आप एक ही याद करो और सोच लो कि m मैंने ऐसे निकाल के पुट कर देना है तो वो आ जाएगा, तो आपके पास कंसेप्ट में एक ही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है ना, तो कंसेप्ट ये होते हैं। कंसेप्ट में भी 2 टाइप होते हैं। आप कंसेप्ट के नाम पे कई लोग कहते हैं कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा करते चले जाते हैं। कंसेप्ट जो है वो बहुत बारीक चीज होती है और बेसिक कंसेप्ट जो है उन्हीं से सब कुछ निकाल दिया जाता है। आपको मेनली क्या चीज याद करनी है वो ध्यान दीजिए, और उससे फिर अननेसेसरी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। आप उनको सीखिए कि किस तरह से क्या निकलता है, तो आपके से कहानी बनती चली जाएगी कि ये इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा। 20 आर्टिकल पढ़ने की बजाय आप 2-3 चीजें याद करोगे और उसी से सब कुछ निकलता चला जाएगा। 5वां पॉइंट देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ ए कर्व, मतलब वक्र की प्रतिच्छेदन रेखा। मतलब एक आपके पास सपोज करिए एक्स वाई एक्सिस है और आपके पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है मान लिया। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं इसमें, आपको एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ये मान लीजिए सपोज करो लाइन हो गई, ये इस लाइन इस कर्व को ए पॉइंट और बी पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन जो है ए बी, यहाँ पर जो लाइन है ये ए बी लाइन आपकी जो है वो प्रतिच्छेदन रेखा कहलाएगी। ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और जो पॉइंट्स हैं ए और बी पॉइंट्स जो हैं वो आपके कहलाएंगे इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है ना, प्रतिच्छेदन बिंदु इनको हिंदी में कहते हैं। और ए आपके कोई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोई कोऑर्डिनेट ये कैसे निकालते हैं, तो कर्व की इक्वेशन दी होगी और आपको लाइन की इक्वेशन दी होगी, इनको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास जो है वो 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 ये निकल आएंगे। ठीक है ना, ये तो इसका कंसेप्ट हो गया। 6वां हम देखते हैं टेंजेंट ऑफ ए कर्व, मतलब वक्र की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का क्या कंसेप्ट है, देखिए स्पर्श रेखा को वैसे तो हम ये कहेंगे कि ऐसा समझिए आप, मैं दूसरा एक डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे, और फिर से यही कर्व है मेरे पास, और ये इसमें कहा यह जाएगा कि आपके पास एक पॉइंट इस पे जैसे सपोज करिए ए दिया हुआ है और इस पर एक लाइन आपने ऐसी खींची जो इसको टच करती हुई जा रही है। ठीक है ना, तो स्पर्श का मतलब तो यही होता है कि वो टच करती हुई जाए, टच करे, एक पॉइंट पे टच करे। ठीक है ना, लेकिन हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि टेंजेंट भी एक तरह की प्रतिच्छेदन रेखा है, लेकिन वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आप समझ रहे बात को, मतलब टेंजेंट जो है वो एक्चुअली एक लाइन है, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कि कर्व को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समझ रहे बात आपको, कहने का मतलब है एक पॉइंट पर ही अगर वो उसको काटती है बस, तो एक तरह से वो उसकी टेंजेंट मानी जा सकती है। दोनों डायग्राम बना लीजिए और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। या हम इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स यानी कि दोनों प्रतिच्छेद बिंदु एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट एक ही बिंदु पर संपाती हो जाते हैं।
संपाती मतलब कोइंसाइड होना, कोइंसाइड, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कर्व किसी कोई लाइन किसी कर्व को इंटरसेक्ट करे और दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाए, तो उस केस में आपका जो है वो इक्वेशन जो है वो लाइन जो है वो उसकी टेंजेंट बोली जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक अलग डायग्राम से भी सिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये कर्व है, ठीक है ना। इस कर्व में मैं क्या करता हूँ, सपोज करिए ये लाइन ऐसे करी मैंने, तो ये इंटरसेक्ट करी दो पॉइंट पे। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरी लाइन ली जो थोड़ा और इससे क्लोज है, तो इसने ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ऐसी और पास 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 आते जाइए, तो लास्ट में एक ऐसी लाइन मिलेगी मुझे जो इसको एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपकी जो है वो टेंजेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन और टेंजेंट में ये फर्क होता है। तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो टेंजेंट है वो इंटरसेक्टिंग लाइन से ही बनी है, बस उसका ये जो बी पॉइंट है वो आकर के किस पे, ए पे कोइंसाइड कर गया है। कैसे कोइंसाइड करेगा वो हम बताएंगे अभी। और सातवां और लास्ट कंसेप्ट है हमारे पास अभिलंब, नॉर्मल ऑफ ए कर्व। किसी कर्व का नॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल देखिए कैसे डिफाइन होता है। अगर मेरे पास कोई कर्व है और मुझे पी, ये इस पे ऊपर ए पॉइंट है, इस पे नॉर्मल डिफाइन करना है, तो पहले हम इस पर क्या करेंगे, पहले हम इस पर टेंजेंट बनाएंगे। ये देखिए टेंजेंट। और जब टेंजेंट आ जाए, ध्यान दीजिए, नॉर्मल पे पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट उसकी ट्रेस करनी पड़ेगी। और जब टेंजेंट आ जाएगी तो उस पॉइंट पर इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन खींचेंगे, ये आपकी नॉर्मल बनेगी जाकर के। ये आपकी टेंजेंट है, और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो है, इसके परपेंडिकुलर लाइन, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, वो आपकी नॉर्मल बनती है जाकर के। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कहा जाए इसका यूज क्या करेंगे, इसका हम यूज ऐसे करेंगे कि अगर मेरे को सपोज करिए टेंजेंट की अगर स्लोप पता लग गई, इसकी स्लोप आपको 4 दे दी मैंने, तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल है, तो नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालेंगे, m2 क्वेश्चन मार्क है आपके पास, तो ये कैसे निकलेगा। तो अगर टेंजेंट की स्लोप मालूम है आपको m1 4 और m2 आपको क्वेश्चन मार्क, तो आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। और हमने अभी पीछे कंसेप्ट देखा था कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, m1 m2 -1 होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, m1 m2 यानी कि m1 की वैल्यू 4 रख देंगे और m2 की वैल्यू पता नहीं है, इज इक्वल टू -1, यानी कि m2 की वैल्यू -1/4 आ जाएगी। तो कहने का मतलब है टेंजेंट का अगर स्लोप पता है तो आप नॉर्मल की स्लोप पता कर सकते हो। ऐसी अगर नॉर्मल की स्लोप पता है तो आप वापस टेंजेंट की पता कर सकते हो। आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये चीज इस मामले में इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट नॉर्मल एक तरह से बस 90 डिग्री का इनमें फर्क होता है। तो आपको स्लोप एक की भी पता लग जाए तो दूसरे की आप आसानी से पता कर सकते हैं। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे खत्म हो रहे हैं, और अब हम चलेंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन का। इसमें क्या यूज है, ठीक है ना, मतलब जो स्पर्श रेखा और अभिलंब है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे फायदा पहुंचाएगा। तो हम इसके लिए एक टॉपिक बस देखते हैं, मैं हल्का सा बताऊंगा इसके बारे में। अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ, अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखिए आप क्या सिचुएशन है, बस आप थोड़ी देर 5 मिनट में इसको समझ जाएंगे आराम से, फिर इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन है। और मान लिया सपोज करिए हमारे पास सपोज करिए ये जो है वो कर्व है, और एक लाइन हमारे पास जो है वो ऐसी है जो इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरह से ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए ए के कोऑर्डिनेट अगर आप सपोज करिए, इसमें आप यहां से देख लीजिए, ए को यहां से मिला दिया, बी को यहां से मिला दिया, ये x1 होगा, ठीक है, पुरानी तरह से कि आपका वो x1 हो जाएगा, वो x2 हो जाएगा। और एक तरह से आप देखिए x1, ये अगर x1 y1 मान लीजिए, ठीक है ना, ये आप x2 y2 मान लीजिए, तो आपका ये x1 हो जाएगा, वो x2 हो जाएगा, और ये आपका x2 - x1 हो जाएगा। और x2 - x1 को क्या मैं लिख सकता हूँ,
मैं x2 माइनस x1 को डेल्टा x भी तो लिख सकता हूँ, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो मैं इसको डेल्टा x डिनोट करता हूँ, और इस ट्राइंगल में ए बी सी में ये चीज आपकी देखिए डेल्टा x हो जाएगी। ऐसे ही आप y1 इतना होगा, y2 इतना होगा, y2 माइनस y1 इतना होगा, और यानी कि y डेल्टा y आपका कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी जो है वो डेल्टा y बन जाएगी। वो है y2 माइनस y1 ही, उसका नाम हमने बस जो है वो डेल्टा x और डेल्टा y कह दिया, चेंज इन x और चेंज इन y। अब आप ये देखिए जरा कि इस ए बी लाइन को मैं टेंजेंट बनाना चाहता हूं, तो टेंजेंट बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि ये मेरे पास जो ए बी लाइन है इसको मैं ए के परितः घुमाना स्टार्ट करता हूं, ए के परितः घुमाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। और ए के परितः घुमाना शुरू करने से देखिए होगा क्या, आप इमेजिन करिए ये लाइन जो है ए के परितः ऐसे ऐसे घुमाई जा रही है, ऐसे ऐसे घुमाई जा रही, घुमाई जा रही, घुमाई जा रही, घुमाई जा रही है। तो अगर आप ये लाइन ऐसे घुमाई जाएगी तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये लाइन ऐसे चलेगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, फिर ये लाइन ऐसे जाएगी, फिर ये लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे करते करते चलती चली जाएगी। और जैसे जैसे ये ऐसे जाएगी, आप देखिए मैं एक का बताता हूं आपको, ये ट्राइंगल इस टाइम पे ऐसा बनेगा, आप देखिए डेल्टा वाई कम होकर के इतना आ गया है, और डेल्टा एक्स भी आपका कम होकर के इतना आ गया है। और अगर लाइन को आप घुमाते जाओगे तो आप देखिए डेल्टा एक्स आपका कम कम होता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं घुमाना शुरू करता हूं तो मेरा डेल्टा एक्स भी कम होना स्टार्ट हो जाता है, और मेरा डेल्टा वाई भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए अगर मैं ये रेशियो ले लूं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ले लूं, तो आपको मैंने बताया है कई बार, 2-3 बार बता चुका हूं कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, अगर मैं इसका रेशियो ले लूं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, वो जो है वो आपका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वाई के में परिवर्तन और एक्स के सापेक्ष ये चीज होती है, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर मैं ए के परितः घुमाना शुरू करूं तो बी पॉइंट ए के क्लोज में आता चला जाएगा, ठीक है ना। बी ए के नजदीक आएगा, और नजदीक आएगा, उससे क्या होगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई मेरे छोटे होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ये भी छोटा होता चला जाएगा, और बिल्कुल जब बिल्कुल क्लोज में आ जाएगा, जब बी क्लोज टू ए होगा, समझ रहे बात, बिल्कुल ए के नजदीक बिल्कुल आ चुका होगा, तो आप देखिए डेल्टा एक्स भी सिमट सिमट के जीरो, मतलब टेंडिंग टू जीरो, जीरो तो नहीं होगा, नजदीक है, आया नहीं है उसके ऊपर, नजदीक है, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स भी क्लोज में छोटे 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 होते होते होते, और ये भी क्या हो चुका होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो चुका होगा। और ये कंडीशन आपको मालूम है कि जब आपका चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ले लिया जाए, तो यही चीज आपकी क्या बनती है, ये चीज आपकी जो है वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट बन जाती है, dy बाई dx बन जाती है। तो इसका मतलब जब b क्लोज टू a होगा, आपका ये जो है डेल्टा x जो है वो टेंडिंग टू जीरो होगा, और टेंडिंग टू जीरो होने पर ये जो हमारा ये लिमिट इतना इतना है, ये आपका dy बाई dx बन जाएगा। कहने का मतलब है, अब इधर देखिए b क्लोज टू a हो रहा है, b क्लोज टू a होने का मतलब है कि आपका वो क्या बन रहा है, b क्लोज टू a, पॉइंट जो है दोनों संपाती हो रहे हैं, और संपाती होने का मतलब एक ही पॉइंट पे होंगे, यानी कि क्या हो रही है, टेंजेंट बन रही है, और टेंजेंट बन रही है, और उस टाइम पे ये जो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स बन रहा है, एक्चुअली ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता क्या है, हमने अभी पहले पढ़ा था, ये लेंथ अपॉन जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एक्चुअली यहाँ पर इस लाइन का थीटा ही तो था, टेन थीटा। तो इसका मतलब ये है एक तरह से ये टेंजेंट का आपका स्लोप निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्रिकली जो है वो जब हम डेल्टा बाई डेल्टा एक्स में ये कंडीशन लगाते हैं, बी को क्लोज टू ए लाते हैं, तो हमारा जो है डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होने लगता है, और डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होने की वजह से हमारा जो ये रेशियो है ये आपका डी बाई डी एक्स बनने लगता है। और यही रेशियो देखिए, यही रेशियो हमारा क्या बनाता था, स्लोप बनाता था। तो इसका मतलब हमारी स्लोप जो है वो डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट होने लगती है। तो हमारे पास जो रूल निकल के आता है वो ये आता है कि अगर कोई कर्व दिया है, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, और आप उसमें डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता को प्रदर्शित करता है। देखिए इसे चाहे बनाइए ना बनाइए, बुक में थोड़ा सा दिया रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है।
जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और कंसेप्ट पे ध्यान दिया है, उनको इसमें दिक्कत नहीं होगी। समझने की कोशिश एक बार दोबारा वीडियो देख के कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक्चुअली इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा, केवल ये लाइन याद करके। मैं अब इसका रिजल्ट इसके बाद बता दूंगा आपको कि क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। जिनको एक्स्ट्रा कंसेप्ट की जरूरत होती है वो इस पे ध्यान दें, और बहुत अच्छी चीज है ये, आपको कई डेरिवेशंस में आगे तक काम आएगी हायर क्लासेस में। लेकिन बस वही है कि लोग इसे नहीं पढ़ते हैं और इसको स्किप करके चले जाते हैं। तो आप अगर समझना चाहते हैं तो आपको मैंने समझा दिया है एक बार, अदरवाइज आपका रिजल्ट अगर याद कर लेंगे हम, जो अब लिखेंगे इसको मिटा करके, तो उस रिजल्ट से भी आपका काम चल जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास, स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसमें हम जो हमने अभी समझाया उसका रिजल्ट लिख देंगे बस। स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए क्या है, अगर आपके पास एक्स वाई एक्सिस और y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, और आप इसमें dy बाई डी एक्स लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स जैसा कि हमने अभी देखा, ये इस कर्व की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अब कर्व की टेंजेंट कोई भी टेंजेंट हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। जनरल आप इस पे लें, इस पे लें, इस पे लें, डी बाई डी एक्स उसको बता देगा। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, जैसे मान लिया सपोज करिए आपको इस पॉइंट पे चाहिए, ये पॉइंट सपोज आपका P x1 y1 है, और इस पे आपको टेंजेंट की स्लोप चाहिए। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे जब अगर निकालनी होती है तो हम इसको फिर निकालते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट P। अगर मुझे स्लोप चाहिए तो मैं फिर dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 ये निकालते हैं। और ये तब क्या शो करती है, ये वक्र की यानी कि कर्व की स्पर्श बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा है, यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है, इसकी प्रवणता को प्रदर्शित करता है। डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 पे, पॉइंट जिस पॉइंट पे आपने इसको निकाला है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसकी स्लोप क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। वही काम अगर आपको इसका एंगल पता होता थीटा, तो आप उसी काम को जो है वो tan थीटा से भी कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हमने उससे न करके हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स से कर लिया काम, तो उससे भी हमें स्लोप मिल सकती है। आपको जो है वो लाइन पे जो है वो 2 पॉइंट भी लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके उसका डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 निकाल दें, तो वक्र की बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को प्रदर्शित करता है। अगर आपको एंगल दिया था तो उससे भी निकाल सकते थे, स्पर्श रेखा का अगर एंगल मिल जाए तो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस चीज से भी निकाल सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन का जो है फायदा मिलता है। पिछला चैप्टर देखिए, जो चैप्टर नंबर 19 था, तो वो ये था अवकलन के सरल उपयोग। सरल मतलब जो बहुत मिनिमम है, हालांकि वो चैप्टर थोड़ा समझने में ज्यादा मुश्किल था, ये चैप्टर उतना नहीं है मुश्किल समझने में, ठीक है ना। ये अब आपके एडवांस्ड यूजेस हैं, जो चैप्टर नंबर 20 है, 21 है, 22 है, ये एडवांस्ड यूजेस हैं। तो इसलिए जो है वो ये आपके जो है वो एडवांस्ड यूज है, और इसमें आपका ये यही चीज देखिए m के बराबर हो जाएगी। यानी कि स्लोप आप m निकालने का तरीका, 3 तरीके पढ़ लिए हमने। पहला, डायरेक्ट एंगल पता है तो निकाल सकते हो, 2 पॉइंट पता है तो निकाल सकते हो, दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका आज ये आ गया हमारे पास, स्लोप अगर आपको टेंजेंट की स्लोप चाहिए तो डिफरेंशिएट करके एट द पॉइंट x1 y1 निकाल लो, आपको स्लोप मिल जाएगी। अब देखिए, जब आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता पता लग गई तो आप इसका इक्वेशन भी निकाल सकते हो। तो स्पर्श रेखा की समीकरण अगर निकालना चाहते हैं हम, समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करोगे, तो देखिए टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको देखिए इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन का स्लोप, और एक पॉइंट आपको पता है, समझ रहे हैं आप। तो आपको पॉइंट गिवन है x1 y1, और आपको स्लोप पता है, स्लोप m इज इक्वल टू कितनी है, dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट x1 y1, आपने इसकी स्लोप भी निकाल ली है। तो हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ा है, y माइनस y1 एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण इज इक्वल टू mx माइनस x1, ये इक्वेशन होती है। अब बस इसमें आप ये स्लोप पुट कर दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 ऑन x माइनस x1, बस ये फॉर्मूला आ गया।
कुछ याद नहीं करना ये फॉर्मूला, आप चुपचाप स्लोप निकालेंगे, क्योंकि देखिए एकदम से डिफरेंशिएट करके नहीं निकाल पाओगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे रख के आप अंदर डिफरेंशिएट करने लगो। पहले डी बाई डी एक्स निकाल के अलग निकाल लिया जाएगा स्लोप, और फिर सिंपल यही वाला फॉर्मूला यूज करके आप इक्वेशन निकाल लेंगे। ये केवल सिंबॉलिकली यहाँ पर लिखने के लिए बस ऐसा लिख दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप इसे कंप्लीट करें, ये फॉर्मूला जो है वो मतलब ये तरीका जो है परफॉर्म किया जाएगा आपको क्वेश्चंस करने में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इस अभिलंब की प्रवणता, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप, नॉर्मल की स्लोप कैसे निकलेगी, तो देखिए अलग से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि टेंजेंट की तो स्लोप मालूम ही है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ, वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट हम जानते हैं कितनी होती है, m1 इज इक्वल टू, मान लो इसको dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1। ये आपको इसकी स्लोप पता लग गई। अब आपको चाहिए किसकी, आपको नॉर्मल की चाहिए, इसकी चाहिए स्लोप, ये आपका नॉर्मल है। तो आप कंसेप्ट यूज करेंगे, m1 अगर इसकी मालूम है तो स्लोप नॉर्मल की कैसे निकलेगी। नाउ यूजिंग m1 m2 इज इक्वल टू -1, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो इसलिए हम दोनों का प्रोडक्ट स्लोप का -1 होना चाहिए। m1 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इज इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि m2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। ये आपका स्लोप का फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। अब रटने की क्या जरूरत है, आप सीधे m1 निकालो ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, और फिर इसका यूज करके ये निकाल लो। अब आप उसे रट रहे हो बैठे -1 अपॉन ये, तो फिर दिक्कत है। या तो इतना रट लो, m2 इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे करके लिख लो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, ऐसे लिख दो फॉर्मूला। स्लोप ऑफ नॉर्मल थोड़ा छोटा हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस तरह से याद करो तो ज्यादा बेटर है, इस तरह से याद करने में दिमाग और खराब होगा। और वैसे तो सिंपलेस्ट यही है कि आप स्लोप निकालिए और m1 m2 -1 पुट करके सीधा सच्चा अपना काम करिए। ये वीडियो आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, और कल हम सुबह इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कल सुबह अगर सारे न्यूमेरिकल नहीं हो पाए तो शाम को जो है हम खत्म कर ही देंगे इसका ये चैप्टर भी। अब देखिए, अब जब अभिलंब की प्रवणता आ गई है तो अभिलंब की समीकरण अगर बनानी है तो देखिए हम लिखे तो दे रहे हैं, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेकिन आप देखिए वो क्या बोलते हैं, तरीका वही है कि आप उसको मेथड सीख लीजिए और उसी को परफॉर्म कर लीजिए। अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल आपकी इतनी आ गई है, ठीक है ना, इसके बेस पे अगर हम लिखे हैं तो देखिए क्या बन जाएगा। पॉइंट तो आपका वही है, यही वाला पॉइंट है, उसी से टेंजेंट भी जा रही थी, उसी से नॉर्मल भी जा रहा था। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू, वैसे तो mx माइनस x1, पॉइंट आपने रख दिया और स्लोप चाहिए, बस स्लोप आपकी क्या ये आई, अब इसे रख दो तो y माइनस y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m की वैल्यू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 एंड x माइनस x1। समझ रहे हो आप कितना मतलब अजीब सा लग रहा है। अब हम बॉक्स तो बनाए दे रहे हैं आप, लेकिन आप समझ जाए होगे कि इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, इसको परफॉर्म करना सीखिए, ठीक है ना। ऐसे फॉर्मूले रटेंगे तो बहुत सारे दुनिया भर के और कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करेंगे कि मेथड ध्यान रखिए, सबसे पहले डी बाई डी एक्स, उसके बाद फिर उसकी स्लोप निकली टेंजेंट की। अब आप नॉर्मल में जाना चाहते हो तो नॉर्मल में भी टेंजेंट के रास्ते से ही जाओ, तो टेंजेंट की स्लोप निकली उसकी इक्वेशन निकालनी तो सीधे निकल जाएगी, नहीं तो स्लोप की नॉर्मल निकाल, वो नॉर्मल की स्लोप निकालो, फिर उसकी स्लोप निकाल के तब नॉर्मल की इक्वेशन पे पहुंचो। फॉर्मूला वही है हमारा, एक y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। चाहे नॉर्मल के लिए नॉर्मल की इसमें टेंजेंट वो पुट कर दो स्लोप, तो नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट की स्लोप पुट कर दो तो टेंजेंट, कुछ भी कर निकालना है उसको निकाल सकते हैं। अब इसी को कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं, देखिए इसको ऐसे भी कर देते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस और उल्टा भी करके dx अपॉन dy एट द पॉइंट x1 y1 x माइनस x1, ऐसे भी करके लिखा जा सकता है। अब dx बाई dy कौन, उसको फिर उल्टा प्रोसीजर करना पड़ेगा आपको, इससे बेटर है कि आप वही तरीका फॉलो करें। स्पेशल केस देख लेते हैं कुछ। पहला है, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अब देखिए कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट अप्लाई करिए। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, यानी कि आपकी स्पर्श रेखा ऐसे कर्व के ऊपर स्पर्श रेखा ऐसे बन गई स्पर्श रेखा, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसका स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इस समांतर 0, तो इसका मतलब थीटा 0 होगा।
तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा इसका, m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि tan 0 0 आ जाएगा। और m एक्चुअली होता क्या है, तो dy बाई dx होता है। इसका मतलब ये हुआ dy बाई dx 0। इसका मतलब इसका ये है कि अगर कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आपका 0 निकलता है, तो इसका मतलब टेंजेंट जो है उस टाइम पे क्या होगी, एक्स अक्ष के पैरेलल होगी। तो ये केस जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे केस में अगर आप इसकी इक्वेशन निकालोगे, तो इक्वेशन निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ये होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया जाता है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा की इक्वेशन y इज इक्वल टू k होती है, और या फिर आप y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन इसका यूज कर सकते हो, और इसमें m की वैल्यू 0 डाल दो, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू वाई वन। देखिए वही चीज आ गई। तो आपके पास बेटर है आप यही तरीका इस्तेमाल करिए। dy 0 आ गया, तो इसका मतलब इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी। जिसको डायरेक्ट करना है वो ये भी कर सकता है। अगर कंसेप्ट आप घूम, देखिए बात वही होती है कि आपने कंसेप्ट क्लियर है तो घूम के वहां पहुंच जाओ, घूम के लंबे में चले जाओ, और शॉर्ट करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो शॉर्ट में भी सोच सकते हैं। तो प्रॉपर प्रोसीजर तो यही है, इस तरह से चलते चलते हम इस तरह से चलें और आ जाएगा। शॉर्टकट ये है कि जब कभी 1 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस तरह से कर सकते हैं हम। अब देखिए दूसरा केस, यदि स्पर्शरेखा y अक्ष के समांतर है, यानी कि हमारे पास अब की बार जो है वो स्पर्शरेखा जैसे कर्व ऐसा है, तो ये टेंजेंट ऐसी आई, तो इस टाइम पे थीटा कितना होगा, 90 हो जाएगा। एक्स अक्ष y अक्ष के समांतर यानी कि एक्स अक्ष के 90 होगा। तो y अक्ष के समांतर होने का मतलब है आपको एंगल तो एक्स अक्ष से ही चाहिए होगा। स्लोप के लिए एंगल तो एक्स एक्सिस से ही चाहिए होता है। थीटा 90 हो जाएगा, तो tan 90 यानी कि कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपका dy dx जो है वो इनफाइनाइट निकल आएगा। अब देखिए अब इक्वेशन निकालनी है, तो अगर आप देखिए y अक्ष के समांतर रेखा की इक्वेशन x, वैसे तो x इक्वल टू k होती है, लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हो, तो आप इसमें देखिए dy dx यानी कि स्लोप की वैल्यू क्या करेंगे, इनफाइनाइट यानी कि 1/0 मान लो इसे। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 1/0 x माइनस x1। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ये चला जाएगा और ये बचेगा, इंप्लाइज दैट, दिख रहा है फ्रेम में, हाँ दिख रहा है, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू x1। देखिए वही चीज आ गई, x इक्वल टू k। तो कहने का मतलब है कि अगर स्पर्शरेखा y अक्ष के समांतर है तो थीटा 90 होगा, और उस केस में हमारे जो है इक्वेशन इस तरह से आएगी। अब यही केसेस आपके नॉर्मल के लिए चलेंगे। ध्यान दीजिए, जो पहला केस था, स्पेशल केस में पहला केस था जिसमें कि टेंजेंट हमारी जो है वो एक्स अक्ष के समांतर थी, तो इसका मतलब जो नॉर्मल है वो आपका उस टाइम पे वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा। नॉर्मल पे ये कंसेप्ट पलट जाएंगे ना, क्योंकि वो 90 डिग्री पे होता है। अगर जैसे मान लिया सपोज यहाँ पे मैं कहूँ कि टेंजेंट जो है वो वाई अक्ष के पैरेलल है, तो नॉर्मल जो इसका होगा वो तो एक्स अक्ष के पैरेलल हो जाएगा ना। तो इसका मतलब उसके लिए कंसेप्ट इसके पलटेंगे। अब देखिए आप कितना कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुपचाप जहां से आप तरीका सीख लीजिए, और जैसे जैसे कहते जाए उसी तरह से सॉल्व करते जाइए। उसकी स्लोप चाहिए, इसकी स्लोप चाहिए, उसका चाहिए, उसका चाहिए, तो वो चुपचाप निकालते चले जाइए और देखिए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा उसी तरीके से। तरीका यही है कि dy निकालें या स्लोप निकालें, उस स्लोप को फिर इक्वेशन में पुट करें और वहां से सारे रिजल्ट्स आपको पता लग जाएंगे। तो फाइनली जो पढ़े हमने कंसेप्ट उनको समराइज करते हैं। अब हमें अगर मान लिया सपोज करिए स्पर्श रेखा या अभिलंब की समीकरण निकालनी है, समीकरण निकालने की क्रिया विधि, इसका मतलब वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे हम जो है वो टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, उसके क्या प्रोसेस है करने का वो देख रहे हैं। देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आपको पॉइंट कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ेगा, दिया होगा, और आपको कर्व की इक्वेशन दी होगी, तभी आप ये सब कर सकते हैं काम। तो सबसे पहला काम होगा कि हम dy बाई dx फाइंड करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला काम जो है वो आपका फाइंड dy बाई dx, और स्टेप नंबर 2 में आप जो है फाइंड dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1, ये फाइंड आउट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका स्लोप निकल आएगी, किसकी, टेंजेंट की स्लोप निकल आएगी, ठीक है ना। अब अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, यहां से दो रास्ते खुल जाएंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो उस केस में इसी से ही बन जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, इसको m1 मान लो, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1
जो ये आएगा, और x माइनस x1 ये यहाँ पे चले आओगे। और अगर मान लिया सपोज करिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, m1 m2 इक्वल टू -1 लगा के पहले हम m2 की वैल्यू निकालेंगे -1 अपॉन m1, और फिर उसके बाद जो है देन उसके बाद y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1 ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। समझ गए? आप इस चार्ट को बना लें और समझ लें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। सिंपल सा तरीका है, डी और डी करना है, उसके बाद एट द पॉइंट जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट चाहिए, नॉर्मल चाहिए, वो निकाल लीजिए। ये टेंजेंट की नॉर्मल होगी, ठीक है ना, टेंजेंट की स्लोप, सॉरी मैं गलत बोल जा रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। तो अगर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ से बाद यहाँ जाइए, और अगर नॉर्मल की चाहिए तो पहले नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे और फिर उसके बाद इक्वेशन वही यूज कर लेंगे। बस स्लोप आपने टेंजेंट की डालनी है, तो मतलब ये स्लोप टेंजेंट की डालनी है तो टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की करनी है तो नॉर्मल की स्लोप पड़ेगी यहाँ पर। फिर से बता रहा हूँ मैं ये प्रोसेस, आपको जो कर्व की इक्वेशन दी है उसमें सबसे पहले आप जो है वो dy बाई dx ज्ञात करोगे। उसके बाद dy बाई dx जिस पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये कर्व है और ये पॉइंट है, आपसे कहा गया इस पर जो है वो टेंजेंट भी निकालो, नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालो। तो आप क्या करोगे, dy बाई dx निकाला, इससे क्या होगा, इन जनरल स्लोप मिल जाएगी, कहीं से कहीं तक की भी निकाल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए तो उस पॉइंट पे आप dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1, तो इससे आपकी स्लोप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप आ जाएगी, किसकी स्लोप, टेंजेंट की, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी। जब स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाए तो स्पर्श रेखा की इक्वेशन डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आ जाएगी, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए आपको अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए कह रहा है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, ये जो टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता आई, इसमें फॉर्मूला यूज करके पहले अभिलंब की प्रवणता निकालोगे और वो फिर m2 की वैल्यू यहाँ डाल दोगे जाकर के, ठीक है ना। ये प्रोसीजर बता रहा हूं मैं। और अगर मान लीजिए सपोज करिए ये 0 आ गए, ठीक है ना, स्टेप 3, अगर आपका dy बाई dx 0 आ गया तो उसके हिसाब से कैसे काम करना है मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। और अगर dy बाई dx आपका इनफाइनाइट आया तो इसे 1/0 मान के तब इक्वेशन में फॉलो कर लेना, तो आपके पास सारी चीजें अपने आप निकलती चली जाएंगी, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की उसमें जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो कंसेप्ट थे, तो लगभग सारे हो गए। दो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो आपको बाद में बताएंगे हम। अब क्वेश्चंस इसके ऊपर हम कर सकते हैं, इस लायक हम हो गए हैं। तो आप जो है कल नेक्स्ट क्लास से पहले इस वीडियो को जरा देख लीजिएगा, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और तब हम जो है क्वेश्चंस जब करेंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।